Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fit and fine. Students, today we will discuss the chapter 16 of class 6. The name of the chapter is Water, the Nature's Gift. So let's get started. What is water? Water is a precious resource. Water covers about 3/4 of the earth's surface. देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वाटर है वो हमारे अर्थ सरफेस को 3/4 पार्ट से कवर किए हुए है. Although the earth has a huge stock of water, the amount of water that can be used by human beings and animal is very small. देखिए हमारी अर्थ जो है, अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर है? हमारा वाटर से कवर अप है. लेकिन फिर भी जो हमारे ह्यूमंस के लिए और जो एनिमल्स के लिए यूज़ होने वाला वाटर है वो बहुत ही कम है. ठीक है. The water present in oceans contains high amount of salt which make it unfit for human consumption. अब देखिए 3/4 जब हमारी अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है तो हमारे लिए पानी की कमी क्यों है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो पानी मौजूद है वो ओशियंस में है और ओशियंस का वाटर क्या होता है? ओशियंस के वाटर में बहुत हाई अमाउंट में सॉल्ट होता है. सॉल्ट डिज़ोल्व होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन. The water which is fit for human consumption and which can be used for agriculture purposes is known as a fresh water or a potable water. अब ऐसा पानी जो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इट इज़ नोन एज अ फ्रेश वाटर और अ पोटेबल वाटर. इट इज़ जस्ट 2.6% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑफ द अर्थ. अब देखिए जो हमारा फ्रेश वाटर है या जो पोटेबल वाटर है वो कितना है, कितने परसेंट है? ओनली 2.6% है जितना कि पानी मौजूद है. जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट का सिर्फ ओनली 2.6% वाटर जो है वो क्या है? फिट फॉर ड्रिंकिंग. Out of this 2.6%, only about 0.3 is available for us in the form of rivers, lake and spring. अब देखिए जो हमारा पोटेबल वाटर है वो कितने परसेंट है? 2.6% है. लेकिन उसका भी 0.3% हम यूज़ कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर, लेक एंड द स्प्रिंग. ठीक है. अब जो 0.3% वाटर ही हम क्या कर पाते हैं? यूज़ अप कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ स्टोर्ड अंडरग्राउंड. जो बाकी बचा हुआ पानी है वो कहाँ स्टोर रहता है? हमारे अंडरग्राउंड नीचे रहता है या आइस कैप्स या ग्लेशियर्स के फॉर्म में वो फ्रोज़न फॉर्म में रहता है. ठीक है. दिस मेक्स वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेज. इसी वजह से जो हमारा वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है. अब जानते हैं हम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में. जो वाटर है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं. द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर इज़ कॉल्ड अ वाटर रिसोर्स. अब ऐसी जगह या ऐसी प्लेस जहाँ से हमको वाटर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर रिसोर्स बोलते हैं. द वाटर विच वी यूज़ इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल्स एंड स्प्रिंग. अब देखिए जो पानी हमको मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? हमको नदियों से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से या स्प्रिंग से हमको मिलता है. Now first one is the rain water. Rain water is the purest form of fresh water. देखिए ताज़े पानी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है फ्रेश वाटर का, वो कौन सा है? रेन वाटर. जो रेन वाटर होता है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर. रेन वाटर इज़ नॉट सॉल्टी एंड इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो हमारा रेन वाटर होता है, बरसात का पानी जो होता है वो उसमें मतलब कोई भी सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता है तो वो सॉल्टी भी नहीं होता है और ये हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फिट रहता है. However, while falling through the atmosphere, it get mixed with dust and other impurities present in the atmosphere and becomes polluted. लेकिन जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, जो हमारा रेन वाटर है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो जो वाटर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स और कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं और हमारा जो रेन वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है. सेकेंड वन इज़ द ग्राउंड वाटर. सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ seeps through the soil and goes down under the surface of the earth. अब देखिए जो रेन वाटर गिरा, जो अर्थ के ग्राउंड पर गिरा तो कुछ पानी क्या होता है? सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और अर्थ के सरफेस में जाके अंडर, मतलब बहुत ही अंदर अर्थ के सरफेस में जाके स्टोर्ड हो जाता है. दिस वाटर बाय सम हार्ड रॉक्स एंड इट्स कलेक्टेड देयर. अब देखिए
जो ये वाटर होता है ये क्या होता है, एक एक मतलब हार्ड रॉक्स, कुछ अर्थ के अंदर कुछ हार्ड रॉक्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये स्टॉप हो जाता है और ये कहाँ, वहीं पे स्टोर हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज अ ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। और ग्राउंड वाटर को मतलब जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं बाहर, या तो हम वेल्स वगैरह जो कुएं वगैरह होते हैं या जो ट्यूब वेल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको सरफेस पर ला सकते हैं। However, pollution and overuse threaten this valuable resources। लेकिन आज के समय में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा हम ग्राउंड से निकाल रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इसी वजह से ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये खतरे में आ रहे हैं। The next one is the surface water. The source of surface water are rivers, lakes, ponds and the oceans। अब देखिए surface water मतलब जो हमें अर्थ की सरफेस पर मिल रहे हैं। अब कौन से वाटर्स कहाँ मिलते हैं हमें, सरफेस वाटर कहाँ मिलता है हमें, रिवर्स में मिलते हैं, लेक्स में, पॉन्ड्स में एंड द ओशियंस। रिवर गेट देयर वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द स्नो डिपॉजिटेड ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन एंड ऑल्सो फ्रॉम रेन्स। देखिए जो रिवर्स वगैरह होती हैं उनमें पानी कहाँ से आता है, जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है, तो मेल्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में आ जाती है और क्या होती है, फ्लो होते हुए नदियों में आ जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो रिवर्स को वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम रेन वाटर। ओके, सिमिलरली लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन्स। ऐसे ही जो लेक्स होती हैं और जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें भी पानी कहाँ से आता है, फ्रॉम द रेन वाटर। ओके, though the water formed by the melting of snow is very pure at the source, it gets contaminated when it flows in the river। देखिए जब जो हमारा पानी है जब स्नो के फॉर्म में रहता है तो वो बहुत ही प्योर होता है, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट होके रिवर्स वगैरह में आता है तो रिवर्स फ्लो होती हैं अलग अलग जगह से और उसमें सॉइल, डर्ट, इम्प्योरिटीज सारी मिक्स हो जाती हैं। इसी वजह से जब ये नदी में पानी आता है तो वो क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड, मतलब वो प्योर नहीं होता है, इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द स्प्रिंग वाटर। The place where underground water comes out to the surface of the earth on its own is called the spring। देखिए स्प्रिंग क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है, जब वो अपने आप ही सरफेस पर आ जाता है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज़ नोन एज स्प्रिंग, the place where underground waters comes out to the surface of the earth on its own। ऐसी जगह जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ही क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। और जो भी पानी उसमें से आ रहा है, जो भी पानी स्प्रिंग में से आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वाटर बोलते हैं। स्प्रिंग वाटर इज़ जनरली फिट फॉर ड्रिंकिंग। और जो हमारा स्प्रिंग वाटर होता है ये क्या होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज़ द ओशियन वाटर। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज स्टोर्ड इन ओशियन एंड सीज। अब देखिए जो हमारी अर्थ के सरफेस का जो अधिकांश पानी है वो कहाँ स्टोर रहता है, हमारे ओशियंस और सीज में रहता है। जो बड़ी बड़ी सी होती हैं, अ बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन। ओशियन और सी में क्या अंतर होता है, सी का ही बड़ा रूप हम क्या कहते हैं, ओशियन को बोलते हैं। अ बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन। ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशियंस। देखिए अधिकांश जो सारी की सारी नदियाँ होती हैं वो कहाँ जाके मिल जाती हैं, ओशियन में जाके मिल जाती हैं। ऑल्दो ओशियन वाटर मेक अप नियरली 97% ऑफ द एंटायर वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखिए हमारी अर्थ पर मतलब जो जितना भी वाटर है, जितना 100 अगर मानते हैं 100% वाटर है तो 100% का 97% वाटर कहाँ स्टोर्ड है, ओशियन में स्टोर्ड है। लेकिन हम ये पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग।
Ocean water contains large amount of salt dissolved in it, due to which it is highly saline. जो ओशियन वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसे बहुत से सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व रहते हैं। इसी की वजह से जो ओशियन है वो क्या कहलाता है, हाईली सेलाइन कहलाता है। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर हमको कहाँ कहाँ मिलता है। हमको रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग वाटर, ओशियन वाटर, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि वाटर के यूजेस क्या क्या हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर आर गिवन बिलो। कुछ यूजेस बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम किस कारण से इनका यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। जो पानी होता है उनको हम ड्रिंकिंग पर्पज़, सबसे मेन काम क्या है, हम वाटर का ये जो यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। सेकेंड वन इज़ फॉर कुकिंग फूड, थर्ड इज़ द वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग एक्सेट्रा। Water is essential in many industries such as paper, textile, fertilizers and chemicals। देखिए जो वाटर है, वाटर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लाइक पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ में वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। Third one is water is used in agriculture for the germination of seeds, photosynthesis, growing food crops and for animals। अब जो वाटर है, वाटर हमारे लिए एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, मतलब खेतीबाड़ी के लिए। अगर हमें सीड को जर्मिनेट करवाना है तो सीड के जर्मिनेशन होने में हमको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, एयर चाहिए। ये थ्री इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो हमारा सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा, और सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो प्लांट और क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी फूड ग्रेन नहीं ग्रो होगा, ठीक है। और हम लोगों को फिर क्या नहीं मिलेगा, कोई भी खाना भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर इज यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स टू कीप द इंजन कूल। अब देखिए जब हम कोई भी व्हीकल्स वगैरह को बहुत लंबे समय तक चलाते हैं तो उसके इंजन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जो रेडियस वगैरह होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंजन को कूल डाउन करने के लिए वाटर का यूज़ करना पड़ता है। Water in dams is used for generating electricity. Such electricity is known as hydroelectricity। अब देखिए वाटर का यूज़ कहाँ पर भी होता है, इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो देखिए वाटर हम डैम में स्टोर करते हैं, उस वाटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में करते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर की हेल्प से बनती है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। Water is important for carrying out important body processes such as digestion, respiration, maintaining the body temperature and in excretion in living beings। अब देखिए वाटर का यूज़ हमने इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी प्रोसेस चलती हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सक्रीशन, इन सारी प्रोसेस को कैरी आउट करने में वाटर क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर हमने जान लिया कहाँ से मिलता है, कहाँ ये मतलब स्टोर्ड होता है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब जो वाटर है वो हमें किन स्टेट्स में मिलता है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारी वाटर है, वाटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में रहता है। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट। फर्स्ट वन इज़ द सॉलिड, सेकेंड वन इज़ द लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ द गैस। जो सॉलिड है, जो वाटर है, वो सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, आइस और स्नो, ठीक है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म मतलब वाटर, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। लेकिन जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में भी क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। When water is cooled to 0 degree Celsius, it freezes and changes to ice. This process is known as a freezing। अब देखिए हम वाटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम वाटर को ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो फ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। When ice is heated, it melts and changes into water again। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, आइस को हीट करते हैं तो आइस जो
होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। थर्ड वन इज व्हेन वाटर इज हीटेड इट इवोपरेट्स एंड चेंजेस टू वाटर वेपर। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वाटर को गर्म करने पर वो इवोपरेट होकर वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन बोलते हैं। When water vapor is cooled, it condenses and changes into water again. जब हम water vapors को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर ये कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर साइकिल। अब हम किसके बारे में जानेंगे? वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे। ठीक है, वाटर इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर। जो हमारा वाटर है ये क्या है? हमारे नेचर का बहुत ही बेसिक या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट प्रोवाइड्स लाइफ, डिसिपेट्स हीट, ड्रेन हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडीज एंड हेल्प इन मैनी डे टू डे वर्क। देखिए, जो हमारा वाटर है ये हमको ज़िंदगी देता है, हमारे अंदर से या किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हीट को बाहर निकालता है। हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है और हमारे डे टू लाइफ में बहुत सारे काम करने में हमारी वाटर जो है वो हेल्प करता है। वाटर नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड, purified and circulated again and again so that it can perform its function। अब देखिए, जो वाटर है अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ अप करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वाटर है वो फिर से आए हमारी अर्थ पर, प्यूरिफाई हो, सर्कुलेट हो। ठीक है, नेचर डज दिस जॉब थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अ वाटर साइकिल। अब देखिए, जो हमारी नेचर है वो जो वाटर को सर्कुलेट करने का काम अपने आप ही करती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को वाटर साइकिल बोला जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। चलिए तो हम वाटर साइकिल की प्रोसेस को जानते हैं, कैसे वाटर साइकिल चलती है। ओके, द वाटर साइकिल इंक्लूड्स 4 मेजर स्टेजेस। जो वाटर साइकिल होती है उसमें 4 मेन स्टेजेस होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट प्रोसेस इज known as a evaporation. The water cycle starts with evaporation. Okay, फर्स्ट वन इज़ द इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? मैंने आपको अभी हाल ही बताया था। जब जो वाटर है, वाटर क्या होता है? इवोपरेट होता है। जब हम उस वाटर को हीटिंग देते हैं तो जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवोपरेशन बोला जाता है। Evaporation is the process where water at the surface turn into water vapor। evaporation ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो वाटर है सरफेस पर वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाए। वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सीज, लेक्स एंड रिवर आर द मेन सोर्स ऑफ द evaporation। अब देखिए, evaporation कहाँ से होगा? जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि ओशियंस हुआ, सी, लेक, रिवर्स, यहाँ से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। In daytime, these water bodies absorb large amount of heat from the sun and evaporation of the water take place। अब देखिए, इन समय मतलब डे के समय में क्या होता है? जब डे होता है मतलब सूरज निकलता है तो सन की हीट से क्या होता है? जो वाटर है वो evaporate हो जाता है और evaporation की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। Plant also release water in air as water vapor from leaves and other part। This is called transpiration। अब जो plants वगैरह भी होते हैं वो भी क्या करते हैं? वाटर को रिलीज करते हैं in the form of water vapor and this process is known as transpiration। डे टाइम में क्या होता है? जो plants होते हैं, plants की लीफ वगैरह होती हैं और कोई और अदर बॉडी पार्ट्स भी होते हैं तो उनमें क्या होता है? वो क्या करती हैं? वाटर को छोड़ देती हैं और वो क्या होता है? जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। Second process is known as a condensation। As water vapor rises in the atmosphere, it cools and condenses to form tiny water droplets। अब देखिए, जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ एवोपरेशन की प्रोसेस के थ्रू। अब ये क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा और ऊपर जाने पे ठंडा होगा मतलब कूल डाउन होगा। कूल डाउन होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी? एक साथ आ जाएंगी और क्लाउड को फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, स्काई में क्या बना लेंगी? क्लाउड को बना लेंगी।
Next method is the precipitation. When clouds become too heavy, they fall to the ground as rain, snow or a hail. This process is known as the precipitation. अब देखिए ऊपर क्लाउड बन गया, क्लाउड बनते जाएंगे, क्लाउड में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन जब ये क्लाउड इतना हैवी हो जाए कि इसमें और कोई वाटर ड्रॉपलेट्स ना आ पाए तो ये क्लाउड क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और जो क्या कहते हैं वाटर है वो ग्राउंड पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन. नाउ फोर्थ स्टेप इज वाटर कलेक्शन. As water pours down, it runs over the surface of the earth. The runoff combines to form channels and then rivers and then ends up into lakes, seas and ocean. The water in these water bodies evaporates due to the heat of the sun and the cycle continues. अब देखिए जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या हुआ, रेन हुई या स्नो हो सकता है या हेल हो सकता है, और जो वाटर है वो बैक टू अर्थ आ गया. ठीक है, अब यही वाटर कहाँ इकट्ठा होगा, अर्थ के सरफेस पे जाके, या तो रिवर्स में जाएगा या लेक्स में, सीज में या ओशियंस में. ठीक है, अब यही जहाँ से शुरुआत हुई थी साइकिल, पानी फिर से वहीं आ गया. देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, रिवर्स, लेक, ओशियन से ही तो शुरुआत हुई थी इवैपोरेशन की, और वापस हमारा जो वाटर है वो वहीं पर आ गया. ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. The cyclic movement of water from the earth to the atmosphere and back to the earth following various stages completes the water cycle. यही जो cyclic movement होता है पानी का, ठीक है, किसका movement, the cyclic movement of water, कहाँ से कहाँ तक, from the earth to atmosphere and back to earth again. This process is known as the water cycle. Okay. अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में. वाटर साइकिल मेक्स फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द रेन वाटर. सबसे पहले क्या होता है, वाटर साइकिल से जो हमारा वाटर है वो फ्रेश हो जाता है और हमारे फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि रेन वाटर के फॉर्म में वो क्या होता है, नीचे आता है ग्राउंड पे. तो रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है ना, Rainwater is the purest form of water and is utilized by plants and animals. और जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर प्लांट्स और एनिमल्स आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. वाटर साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट because the water removed from the earth is put back to the earth during rain and the snowfall. अब देखिए वाटर साइकिल से क्या होता है, जो वाटर एवोपरेट होकर ऊपर गया था एटमॉस्फेयर में वो वापस अर्थ पर आ जाता है, और अर्थ पे वाटर की क्वांटिटी क्या रहती है, मतलब बैलेंस रहती है. तो हमारी जो वाटर साइकिल है वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट रखने का काम करता है. ओके, नाउ वाटर रिलेटेड हज़ार्ड. अब देखिए हमने यूजेस ऑफ वाटर पढ़ लिए, वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वाटर कैसे अर्थ के सरफेस पर आता है वो भी हमने जान लिया. अब वाटर से होने वाली कुछ हज़ार्ड्स, मतलब कुछ बीमारियाँ, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो पानी मतलब वाटर हमको देता है. अब क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी मुसीबत है जो हमें वाटर से मिलती है, तो उनके बारे में भी जानेंगे. There are many hazards which water can cause to life, property and nature. देखिए जो पानी होता है, पानी ह्यूमंस के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, लाइफ के लिए कुछ कभी कभार क्या होता है, खतरनाक साबित होता है. These hazards are directly related to the amount of rainfall. और ये जो hazards होते हैं ये किससे डायरेक्टली संबंध रखते हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अगर रेनफॉल कम हुई तब भी हमारे लिए मुसीबत है, और अगर रेनफॉल ज़्यादा हुई तब भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. The time and duration and the amount of rainfall varies from place to place. अब देखिए जो amount of rainfall है, मतलब rainfall कहाँ कितनी होगी, किस समय पर होगी, कितने duration के लिए होगी, ये place to place vary होती रहती है. ठीक है, there are places where it rains almost throughout the year, while in some places it rains only for a few days.
कहीं प्लेसेस पर कुछ प्लेसेस पर ऐसा होता है कि पूरे साल भर बारिश होती है, लेकिन कुछ प्लेसेस पर कुछ ही दिनों क्या होती है, बारिश होती है। इन विच स्टेट डू यू लिव? अब आप बताइए आप किस स्टेट पर रहते हैं। फाइंड आउट द एवरेज रेनफॉल इन योर स्टेट, और आपको लिए काम है कि आप क्या करेंगे, अपने स्टेट का एवरेज रेनफॉल मेज़र करेंगे। डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ रेनफॉल बोथ कैन बी हजार्डस। अब देखिए, अगर पानी की कमी हुई या पानी हमारे लिए ज़्यादा हो गया तो दोनों ही केस में क्या है, हमारे लिए खतरनाक है। अब चलते हैं हम कुछ सिचुएशंस के बारे में, ठीक है, जिसके जो हमें पानी की वजह से फेस आउट करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ड्रॉट। समटाइम्स इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। कभी कभार क्या होता है, कोई एक रीजन में, मतलब कोई एक प्लेस पर मतलब या तो एक साल बारिश नहीं हो या एक साल से ज़्यादा कंटिन्यू बारिश ही नहीं होती है, और इस वजह से क्या होता है, पानी की कमी होती है और उस रीजन में क्या हो जाता है, पूरा हर जगह ड्राइनेस ही ड्राइनेस छा जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्रॉट बोलते हैं। The severity of drought is measured by the degree of the water deficiency, its duration and the size of the area affected। अब देखिए, जो ड्रॉट है वो कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना ज़्यादा खतरनाक है, उसने कितना नुकसान पहुंचाया है, इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, वाटर डेफिशिएंसी से, और कितने समय से बारिश नहीं हुई है और कितना एरिया उससे अफेक्टेड हुआ है, इससे हम ड्रॉट की सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। मैनी स्टेट्स इन अवर कंट्री आर ड्रॉट अफेक्टेड एवरी ईयर। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या होता है, हर साल बारिश नहीं होती है और उनको ड्रॉट का सामना करना पड़ता ही है। ओके, द पीपल लिविंग इन एरिया हैविंग ड्रॉट कंडीशन फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। अब देखिए, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनमें जो पीपल्स रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल बिकॉज ऑफ द ड्रॉट आर एज फॉलोज। अब कुछ जो परेशानियां हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं उनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। The soil does not have sufficient moisture to grow crop well. This leads to shortage of food for the people in that region, resulting in hunger and death of pupils and livestock। अब देखिए, जब पानी नहीं गिरेगा, जो रेनफॉल है वो नहीं होगी बहुत लंबे समय तक, तो सॉइल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्या होगा, फूड क्रॉप्स अकेले मतलब अच्छे से नहीं उगेंगे और खाने की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब खाने की कमी होगी तो लोग बाग क्या, हंगर के कारण क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। पहला रीज़न तो ये हो गया जो फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टीज़। सेकेंड क्या है, द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज एंड देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू ड्रिंक। देखिए, जब रेनफॉल नहीं होगी, ड्रॉट की कंडीशन अराइज हो जाएगी, ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता जाएगा, डे बाई डे डिक्रीज होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी भी नहीं होगी, इससे क्या होगा, फूड की कमी और डेथ ऑफ द प्यूपल्स। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ द एपिडेमिक अकर ड्यूरिंग ड्रॉट। जब खाने की कमी होगी तो खाने की कमी को हम कौन सी डिसीज़ बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं, तो उसमें भी एक डिसीज़ फैल जाएगी उस एरिया में। Widespread unemployment occur due to the migration of people to other places। अब जब खाना नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो pupils क्या करेंगे, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ड्रॉट समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फ्लड। देखिए, ड्रॉट में क्या हुआ था, पानी की कमी हुई थी, शॉर्टेज ऑफ द रेन वाटर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फ्लड। फ्लड में क्या होगा, फ्लड में ओवरफ्लो होने लगेगा पानी का, पानी इतना हो जाएगा कि हम उसको क्या नहीं कर सकेंगे, किसी एक चीज़ में स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो ओवरफ्लो होता रहेगा हर जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। When it rains heavily for a long time, it causes flood। देखिए, जब क्या होता है, जो बारिश है वो बहुत लंबे समय तक होती रहे तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिसको हम फ्लड भी बोलते हैं।
हैवी रेन्स लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब देखिए ज़्यादा बारिश भी होती है तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए क्रिएट होती हैं वो कौन कौन सी हैं? हैवी रेन लीड टू वाटर लॉक्ड रोड्स विच डिसरप्ट पब्लिक एंड द पर्सनल ट्रांसपोर्ट। देखिए जब बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है तो क्या होता है, सारी की सारी रोड्स वगैरह जो होती हैं वो सारी बंद हो जाती हैं, तो इससे ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा ना ही पर्सनल ट्रांसपोर्ट चल पाएगा। सेकेंड, फ्लड डिसरप्ट्स नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटीज़। देखिए जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, फ्लड की वजह से वो सारा ड्रेनेज सिस्टम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। Third one is people living in flooded area can be left without power supply and clean drinking water leading to various waterborne diseases। अब देखिए जिस एरिया में फ्लड आई है तो वहाँ पे ना ही पावर सप्लाई जाता है ना ही कोई वाटर की सप्लाई जाती है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है प्योर ड्रिंकिंग वाटर उसकी सप्लाई भी नहीं हो पाती है और बहुत सारी वाटरबॉर्न डिसीजेस लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सारी डिसीजेस वहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है। Fourth one is heavy rain also kills the animal living in soil because these animals do not get air to breathe। अब देखिए जब ज़्यादा बारिश होगी तो उन एनिमल्स को भी मार देती है जो कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जो सॉइल में रहते हैं जब हैवी रेनफॉल होगी तो उनको एयर ही नहीं मिलेगी, वो कहाँ से ब्रीथ करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ओके। फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड। जो हमारे फ्लड होती है वो पूरे के पूरे क्रॉप और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है उस सबको भी क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। तो अब देखिए हमें वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, वाटर को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम क्या ना कर पाएँ, हम ड्रॉट का फेस ना कर पाएँ, कभी भी हमारी लाइफ में हमें ड्रॉट का सामना ना करना पड़े या फिर ओवर फ्लडिंग भी ना हो, मतलब हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा ऊपर भी लेवल ना आए, हम उसको जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ऐसे स्टोर करें जिससे कि हम बाद में फ्यूचर यूज़ में उसको यूटिलाइज कर पाएँ। तो वाटर का कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वाटर कंजर्वेशन, हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। From the discussion so far, we know that only a small fraction of water available on the earth is fit for use by human beings, animals and plants। देखिए इतना सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारे लिए जो अर्थ पे पानी है फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर यूटिलाइजेशन इट इज़ वेरी लेस। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब देखिए हमको पता है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, तो वाटर की नेसेसिटी भी क्या होती जा रही है, डे बाई डे इंक्रीज़ ही होती जा रही है। हमको बहुत सारा पानी यूज़ करना पड़ता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में। ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन्हीं सब कारणों के कारण क्या होती जा रही है, वाटर की कमी होती जा रही है। कीपिंग इन व्यू द शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर इट इज़ एसेंशियल दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, वाटर को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। We can contribute in water conservation by taking simple action as mentioned below। अब हम पानी को बचा सकते हैं थोड़े थोड़े छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के। पहला पॉइंट क्या है, अगर आप टैप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ के बाद टैप वगैरह को क्या कर देना चाहिए, तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज़। इन केस ऑफ लीकिंग टैप्स कॉल अ प्लम्बर टू रिपेयर ऑल द लीक्स। अगर क्या है आपके पाइप्स वगैरह या टैप्स वगैरह लीक हो रहे हैं तो तुरंत ही आपको क्या करना चाहिए, प्लम्बर को कॉल करके उनको रिपेयर करवाना चाहिए। वॉश यूटेंसिल्स बाय फिलिंग वाटर इन अ बकेट एंड नॉट अंडर अ रनिंग वाटर। देखिए अगर हम कभी भी यूटेंसिल्स वगैरह क्लोथ्स वगैरह धो रहे हैं तो हमको रनिंग वाटर में के नीचे नहीं धोना चाहिए, हमको वाटर पहले बकेट में लेना चाहिए, फिर उसमें क्या करना चाहिए, अपने यूटेंसिल्स और क्लोथ्स वगैरह को वॉश करना चाहिए। अगर आप बात ले रहे हैं तब भी आपको क्या करना है, अगर आप नहा रहे हैं तब भी आपको बकेट का यूज़ करना है, शावर के नीचे नहीं नहाना है, क्योंकि शावर जब आप चलाते हैं तो उसमें बहुत सारा वाटर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है।
यूज़ द वाटर रिमेन्ड आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर वाटरिंग प्लांट्स। अब देखिए, जैसे कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद वो पानी क्या कर देते हैं, आप लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमको वो पानी फेंकना नहीं चाहिए। वही पानी हमको कहाँ डाल देना चाहिए, जो हमारे घर में प्लांट्स वगैरह लगे हुए होते हैं उन प्लांट्स में वो पानी डाल देना चाहिए। While brushing the teeth, do not leave the tap running। जब आप ब्रश कर रहे हो तो जो टैप है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। Turn it on only when required। जब आपका पूरी ब्रशिंग हो जाए, मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट हो, तभी आप क्या करें, टैप को टर्न ऑन करें। ओके। वाटर कैन ऑल्सो बी कंजर्व बाय मेथड नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए, हम पानी को कुछ मेथड के थ्रू भी बचा सकते हैं। द मेथड इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन नेचुरल रिजर्वायर और अ टैंक। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टैंक वगैरह में, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड नेचुरली टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। अब देखिए, जो भी रेन वाटर आया, उस रेन वाटर को हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड में पेनिट्रेट करवा सकते हैं और ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करवा सकते हैं। Rainwater harvesting is necessary in cities area because most of the rainwater which falls in cities flows in the dirty water drain and goes away। देखिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस है, ये हमें सिटी एरियाज़ में बहुत ही ज़रूरी है इसको करना। क्यों? क्योंकि जो रेन वाटर फॉल होता है, मतलब जो गिरता है रेन वाटर सिटीज़ में, वो सारा कहाँ चला जाता है, ड्रेन में चला जाता है, गंदे ड्रेन्स वगैरह में जाके मिक्स हो जाता है और क्या बन जाता है, हम फिर ये अनफिट बन जाता है फॉर ड्रिंकिंग। Hence we should try to collect rain water rather than to allow to run off without being used। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कोशिश करें कि हम रेन वाटर को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें और उसको फालतू में फ्लो ना होने दें गंदे डर्टी ड्रेन्स वगैरह में। ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय टू टेक्निक्स। अब देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द सेकेंड वन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ओपन स्पेस। First one is the rooftop rainwater harvesting. It is the method of collecting rainwater from the rooftop of the building through pipes into the water storage tank, or it can be made to percolate in the ground to recharge groundwater। अब देखिए, जो हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रेन वाटर आ रहा है रूफटॉप पर, बिल्डिंग के रूफटॉप पर, उसको पाइप्स के थ्रू हम कलेक्ट करवा सकते हैं। पाइप्स के थ्रू क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और उसको एक टैंक में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। द वाटर कलेक्टेड इन द स्टोरेज टैंक में कंटेन सम पार्टिकल्स। अब देखिए, जो वाटर कलेक्ट हुआ स्टोरेज टैंक में, उसमें क्या होंगे, कुछ सॉइल्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। द स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड इन टाइम ऑफ वाटर शॉर्टेज। और यही जो स्टोर्ड वाटर है, जब पानी की कमी होगी तो हम इस वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। When rainwater is used to recharge the groundwater, a percolation pit is made in the ground। जब रेन वाटर को हमें क्या करना है, रेन वाटर को कलेक्ट करके ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करना है, तो हमें छोटे छोटे से गड्ढे बनाने होंगे ग्राउंड में, ठीक है। परकुलेशन पिट, जो छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे हम, उनको क्या बोलेंगे, परकुलेशन पिट बोलेंगे। ये कहाँ बनाना पड़ेगा, हमको ग्राउंड में बनाना पड़ेगा। The rainwater collected on the roof of the house goes directly into the percolation pit। अब देखिए, जो रूफ के, जो हमारा बिल्डिंग है या हाउस है, उसके रूफ टॉप पर जो भी पानी कलेक्ट हुआ है, वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, हमारा परकुलेशन पिट में जा सकता है और इससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ओपन स्पेस। अब हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग खुली जगह पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं।
This type of rainwater harvesting is done by percolation pit covered with concrete slab having holes in them. देखिए इस तरह की हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है, हमको परकुलेशन पिट्स बनाने हैं जो कि कंक्रीट स्लैब से ढके हुए हों और उस परकुलेशन पिट्स में छोटे छोटे होल्स हों. These percolation pits are connected to a recharge well through a pipe. ये जो परकुलेशन पिट्स होंगे ये किससे कनेक्टेड होंगे, रिचार्ज वेल से कनेक्टेड होंगे और जो वाटर है वो पाइप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परकुलेशन पिट से उसको वेल में रिचार्ज करवा सकते हैं. द रेन वाटर गोज इनटू द परकुलेशन पिट्स थ्रू द होल्स. जो हमारा बारिश का पानी है वो इन परकुलेशन पिट्स के थ्रू के थ्रू होल्स में चला जाएगा. ठीक है. आफ्टर फिल्ट्रेशन इन द परकुलेशन पिट, परकुलेशन पिट में क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो फिल्टर होगा. द रेन वाटर एंटर्स द रिचार्ज वेल, और जो हमारा बारिश का पानी है वो रिचार्ज वेल में चला जाएगा और हमारी सॉइल के अंदर चला जाएगा. हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. The main purpose of rainwater harvesting is to make rainwater percolates under the ground more efficiently so as to recharge the groundwater. हमारा मेन सिद्धांत जो है, मेन पर्पस जो है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो यही है कि हम रेन वाटर को क्या कर सकें, उसको पेनिट्रेट करवा सकें ग्राउंड के अंदर, जिससे कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. दिस ग्राउंड वाटर देन can be taken out through the tube well when required. अब यही ग्राउंड वाटर को हम क्या कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत होगी हम इस वाटर का यूज़ कर सकते हैं. The advantage of rainwater harvesting is that it increases the availability of the groundwater and helps in overcoming water shortage. जो मेन एडवांटेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो यही है कि हम ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज़ कर सकें और जब भी हमारी क्या हो, हमें पानी की कमी हो, हम इस वाटर का यूज़ कर सकें. यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म. I hope that you have understood the chapter well. Now we will meet in the next session. Till the time, take care of yourself. Thank you.